एक सुनसान सा सड़क, दोनों ओर से जंगल घिरा हुआ। बहुत ही शांति थी वहां पर। एक इंसान तक देखने को नहीं मिल रहा था। जंगली कुत्तों के रोने की आवाज उस जगह को भयानक बना रही थी। तभी एक कार तेज रफ्तार के साथ वहां आती है। वो कोई सेकंड हैंड कार थी, जो कि सफेद रंग की थी। वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा तेज थी। उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ था, जो गाना गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। वैसे तो ऐसा गाना सुनते या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पर यहाँ इस सुनसान इलाके में उसे देखने वाला भी कौन ही था। वो बस अपने ही धुन में था। गियर के बगल में शराब की कुछ बोतल थी, जिसमें से एक को वो उठाकर बीच बीच में पी रहा था, जिससे पता चल रहा था कि वो नशे में है। वो बस चले ही जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक हाथ दिखता है, जिसका कि अंगूठा दिखाई देता है, जो शायद लिफ्ट मांगने के लिए किया जाता है। वो लड़का दूर से ही देखता है कि उस हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ थीं और उसके नाखून भी लंबे थे, जो ये जाहिर कर रहे थे कि वो किसी युवती का हाथ है। जब उसकी गाड़ी उसके पास से गुजरती है, तब वो युवती बोलती है, लिफ्ट प्लीज। वो आगे बढ़ जाता है, जिससे युवती अपना हाथ वहां से हटा लेती है। वो आगे करके गाड़ी रोक देता है और पानी पीकर बोतल को वापस रख के वह पीछे मुड़कर देखता है, तो उसको वो लड़की दिखती है। वो लाल रंग के सूट सलवार में थी। उसने लाल रंग की चूड़ियां भी पहनी हुई थी। बाल खुले हुए तो ज़्यादा लंबे नहीं थे, मगर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी था। वो देखने में शादीशुदा लग रही थी, मगर उसके आसपास उसका पति दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह अकेली थी। वो थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। वो उस गाड़ी को ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे लिफ्ट मिल जाए। उधर जब वो लड़का उस लड़की को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। वो कोई अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। उसकी काली आंखें मदहोश कर देने वाली थीं, जिसमें वो खो सा गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो गाड़ी पीछे कर लेता है और अपनी विंडो ग्लास नीचे करता है और कहता है, आप यहाँ ऐसे सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे प्लीज? वो लड़की बहुत ही प्यार से बोल रही थी। उसकी आंखों में जल्दबाजी साफ साफ झलक रही थी। वो लड़का तो बस उसकी आवाज में खो गया था। वो बस उसे ही देखे जा रही थी। उसको निहारने के चक्कर में वो अपने होश खो बैठा था। लड़की उसके सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू। ये कहकर वो लड़की पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहाँ से निकल गया। वहाँ एक खामोशी पसर गई। वैसे आपका नाम क्या है? जी राधा नाम है मेरा। मेरा नाम राहुल है। वैसे बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। राधा मुस्कुरा देती है। फिर वो इधर उधर देखती है, तो उसको आगे राहुल की एक फ़ोटो रखी हुई दिखती है, जिसमें वो किसी लड़की के साथ था और उसने उसको पीछे से कस के पकड़ रखा था। वो दोनों बहुत खुश थे उस फोटो में। ये आपकी बीवी है क्या? राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने बोला, हाँ। लेकिन गौर करने वाली बात थी, राहुल ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे उसे अपनी बीवी से कोई मतलब ही ना हो। मेरी भी अभी अभी शादी हुई है, राधा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ पूछिए। इतनी रात को आपको ऐसे सुनसान जगह पे जाने से डर नहीं लगता? राधा उसको गौर से देखते हुए बोली, नहीं तो मुझे किस बात का डर? सुना है ऐसे सुनसान सड़कों पर भूत प्रेत भटकते रहते हैं। अगर कोई कभी आपके सामने आ गया, फिर आप क्या करेंगे? वो थोड़ा डरते हुए बोली, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम है।
राहुल ने कहा। ऐसे थोड़ी होता है, अगर कोई चुड़ैल आपके सामने आ गई तब पता चलेगा। क्या बोल रही हो यार, होगी तब आएगी ना। अच्छा, मतलब भूत नहीं होता तो फिर मैं कैसे हूँ? राधा ऐसे बोलती है, पर इस बार उसकी आवाज़ साफ साफ बदल रही थी। उसके ऐसे बोलते ही राहुल चौंक जाता है और कार में लगे उस छोटे शीशे में राधा को देखता है तो वो उसमें नहीं दिखती, और जब पीछे देखता है तो वहाँ पर राधा नहीं कोई और था। काले रंग के धुएं ऐसा दिख रहा था। वो आगे आता है और राहुल के करीब आकर जोर से चिल्लाता है। राहुल घबरा जाता है और उसके पैर अपने ब्रेक पर चले जाते हैं, और गाड़ी के एक झटके से रुकने के कारण वो आगे हो जाता है और उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं कार से थोड़ी सी दूर पर राधा खड़ी थी, उसी हालत में जिसे पहले खड़ी थी, और वो वहीं किसी दूसरी गाड़ी की तरफ देखकर बोलती है, लिफ्ट प्लीज, और घूरकर इस तरफ देखते हुए बैंक से मुस्कुराती है। शंकरपुर गांव में एक घर में शादी का माहौल था। शादी का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। दुल्हन की विदाई की रस्म पूरी हो चुकी थी। सभी की आंखें नम हो गई थीं। सभी मेहमान रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए थे। बारिश का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद बरसात भी प्रारंभ हो चुकी थी। बरसात काफी घंटे तक चली। रात को 2 बजे के समय सब शांति से सो रहे थे कि तभी एक कमरे में मोबाइल बज उठा। सभी मेहमान लगभग जाग चुके थे। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं राकेश बोल रहा हूँ। आप कौन? राकेश, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप जल्दी जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या? उनकी तबीयत बिगड़ गई है? मैं अभी पहुँच रहा हूँ। अभी जल्दी आया मैं बस। कौन था राकेश? राकेश के फूफा ने थोड़े हैरानी से पूछा। अरे वो फूफा जी, डॉक्टर का फ़ोन था। कह रहे थे कि माँ की तबीयत ख़राब हो गई है और मुझे अभी बुलाया है। मैं जा रहा हूँ। पर बेटा, इतनी रात को कैसे जाएगा? और मौसम देख कैसा हो रहा है। एक काम कर, मैं भी साथ में चलता हूँ। अरे फूफा जी, मैं चला जाऊँगा, और वैसे भी माँ को मेरी ज़रूरत है। बेटा, पर वो जो पुल है वो शापित है। गांव वाले उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताते हैं। अरे फूफा जी, छोड़िए इन सब बातों को। ये तो गांव की बातें हैं। गांव के लोग तुम्हें पता है ना, आधे बेवकूफ़ और आधे अनपढ़ होते हैं। पर बेटा, कुछ नहीं फूफा जी, मैं अभी गया और अभी आया, और मैं पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। दरअसल राकेश की माँ का इलाज एक डॉक्टर कर रहा था। राकेश ने अपना नंबर उसके पास छोड़ा था ताकि वो उसे माँ की हालत की सूचना दे सके। राकेश अपनी बाइक लेकर अपने घर को निकल पड़ता है। भादों की रात थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, और आसपास भी भयानक वाला अंधेरा था। राकेश को तो दिलो दिमाग में अपनी माँ की तस्वीर घूम रही थी। उसे कुछ ख्याल भी ना था कि वो कब उस भयानक पुल के पास पहुंच चुका है, जिसका जिक्र कुछ समय पहले राकेश के फूफा ने करा था। बिजली के एक जोरदार कड़क ने राकेश को ख्याली दुनिया से निकालकर वास्तविकता से रूबरू करा दिया। बाइक की रोशनी से पुल की रेलिंग साफ दिखने लगी थी। इससे जाहिर होता था कि वह पुल के पास है। पुल के पास में ही जंगल था, जिनसे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वैसे तो राकेश भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसका कारण उसका साइंस का स्टूडेंट होना था। मगर ऐसे डरावने माहौल में राकेश तो क्या, किसी के भी पसीने छूट जाएं। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। बारिश की बूंदें ऐसी भयानक रात में जंगल के पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर आकर्णीय ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़ों और सियारों की आवाज़ें भी मिल रही थीं।
हल्की बारिश की बूंदों की वजह से राकेश को बाइक चलाते समय आंख में देखने में परेशानी हो रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वह राकेश को झकझोरता हुआ निकल गया, मानो वो भी राकेश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हवा से राकेश का बाइक से नियंत्रण खो गया और बाइक झटके के साथ पुल पर बंद हो गई। राकेश ने तुरंत अपनी बाइक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी वह सफल रहा। तभी बिजली की एक जोरदार कड़क सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जंगल के किसी हिस्से को जला दिया हो। इस आवाज से राकेश का दिल दहल उठा। अब उसके चेहरे पर दुख की जगह डर की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। डर से उसका शरीर पसीने से लथपथ था, गला भी सूखा जा रहा था। उसे अब इतनी प्यास लग रही थी कि मानो अगर वो कुछ देर रुक गया तो मर जाएगा। राकेश ने पुल से उतरकर पानी के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए ज्यों ही हाथ बढ़ाया, तभी उसने पानी की जगह हाथों में खून था। इसके साथ ही एक और घटना घटी जिसे राकेश की रूह कांप उठी। पुल के ऊपर रखी बाइक, जो कुछ देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। राकेश कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो चलकर नदी में गिर गई। ये देखते ही राकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर रोने लगा। उसने हाथ हटाकर बिजली की चमक में उसे किसी इंसान जैसे पैरों के निशान दिखे, जो राकेश द्वारा सूंघने पर पता चला कि वो खून से बने हुए थे। ऐसा लगता था कि कोई उसके पास आया था मगर गया नहीं हो, क्योंकि निशान आने के थे, चाहने के नहीं। राकेश घबरा कर इधर उधर देखने लगा। उसे सामने कुछ दूरी पर एक परछाई जैसा कुछ दिखा। राकेश ने बिना देरी किए अपनी गन निकाली और उस पर फायर कर दिया। वो परछाई गायब हो गई थी। राकेश को लगा कि उसकी गोली उसके लग गई है और वह वहां गिर गया है। वो भागकर पहुंच गया और तभी राकेश के सामने एक ऐसा मंजर था जिससे उसकी आंखें सेफ और आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थी। सामने उस परछाई की जगह एक गड्ढा था जिसमें एक आधी सी लाश पड़ी थी, जिससे काफी बदबू आ रही थी। राकेश को अब गांव वालों की बातें समझ में आने लगी। वो समझ गया कि शायद ये लाश उसी इंसान की है जिसने यहाँ पुल बनाने में मदद करी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि श्रमिक की बेटी रूपा की थी, जो अपनी माँ के साथ काम करने आया करती थी, जिसने हफ्सी ठेकेदार की हवस के चलते पुल के नीचे छलांग लगा दी थी। उसकी मौत लोहे की रॉड के पीठ में घुस जाने से होती है। उस लड़की ने मरते वक्त कहा था कि जो भी इस पुल को पार करने की कोशिश करेगा उसको वो मौत के घाट उतार देगी। ऐसा सुनकर ठेकेदार ने एक बड़ा पत्थर उसके सर पर दे मारा और उसे चोरी से वहीं दफना दिया। कुछ समय बाद ही ठेकेदार की मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। राकेश ने उसे मुक्त करने के लिए उसका कंकाल जलाने की सोची। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो कंकाल उठकर राकेश की तरफ मुड़ा। राकेश उठकर पुल की तरफ भागा। डर से उसका चेहरा कांप रहा था, जिसे वो पुल से फिसलकर गिर पड़ा और सामने देखता है अपनी मौत को। अब राकेश के पास दो रास्ते थे। एक था कि वो इन आत्माओं की मुक्ति करा दे या खुद को उन भटकती आत्माओं को खुद के हवाले कर दे। राकेश भी पीछे की तरफ अपने पैरों को खींच रहा था, तभी पीछे से किसी ने लोहे की जैसी गिरफ्त से उसकी गर्दन दबोच ली थी। राकेश के दर्द से आंसू निकल पड़े। असहनीय दर्द से चीखें बुलंद हो गईं। उस नुकीली चीज से खुद की गर्दन छुड़ाने में वो असफल होने के बाद राकेश पीछे की ओर मुड़कर फिर गिर गया। तभी उसने देखा कि वो नुकीली चीज कोई और नहीं बल्कि रूपा के जैसी एक चुड़ैल का हाथ था। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रूपा की माँ थी, जो वहीं पर भटक रही थी। तभी राकेश के मुंह से खून का फव्वारा निकलता है और फिर वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन राकेश तब भी हार नहीं मानता। वो घिसटते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी बाइक गिरी हुई थी। अब वो पागलों की तरह बाइक को टटोलने लगा। अभी भी उसकी नज़र उन आत्माओं की तरफ थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार राकेश को अपनी बाइक मिल जाती है। राकेश अब दुगनी गति से अपने गन के बट से बाइक की फ्यूल टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है।
और वो उसमें कामयाब भी होता है। तभी रूपा ने फिर से राकेश पर हमला किया। इसी वक्त राकेश ने बाइक की फ्यूल टैंक को रूपा के सर पर दे मारा। वह लड़खड़ाती हुई वहीं गिर जाती है और राकेश बिना समय गंवाए पेट्रोल में भीगी हुई रूपा के मृत शरीर पर सारा का सारा लाइटर डाल देता है। रूपा की आत्मा को मुक्ति हो चुकी थी और राकेश का खून बह जाने के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब वो गिरने ही वाला था। तब तक रूपा की माँ की आत्मा उस पर छलांग लगा देती है, जो कि चूक से राकेश के ऊपर ना गिरकर राकेश के सामने जल रही आग में गिर जाती है और सारा जंगल जल जाता है। तब राकेश ने बेहोश होते हुए एक बात सुनी। हे मुसाफिर, हम दोनों कब से भटक रहे थे। हमारे साथ गलत हुआ तो हम सबको गलत समझ बैठे। हम भूल गए थे कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में तेरे जैसे नेक इंसान भी है। हमारी भूल को माफ़ कर देना। अगर तू नहीं आता तो शायद हम हमेशा भटकते रहते और हमसे अनंत पाप हो जाते। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। इतना सुनकर राकेश बेहोश हो गया था। सुबह हुई। तब तक ग्रामीण ने राकेश को नदी के किनारे पड़ा देखा और उसे उठाकर उसके फूफा जी के पास ले जाए। उसका इलाज हुआ। होश आने पर राकेश ने सबको बताया कि जिनसे गांव का पुल शापित था उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी है और अब ये पुल उपयोग में लाया जा सकता है। सभी में खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। राकेश के साहस की भी सभी प्रशंसा कर रहे थे। राकेश की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा जब उसे फ़ोन पर पता चला कि उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसका इंतज़ार कर रही है। राकेश और उसके फूफा और साथ में पूरा परिवार उसी पुल से गुजरकर अपनी माँ के पास गए थे। भारत देश, जहाँ बड़े बड़े शहर महासागर बसे हुए हैं। ये शहर कभी सोते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इनका दिन जितना बिजी होता है, रात उतनी ही चमकीली होती है। शहर तो रात में भी लगता है कि रुकने का नाम नहीं लेता। शायद इसीलिए उतना ही यहाँ पॉल्यूशन और पॉपुलेशन है। यहाँ के लोगों को किसी की नहीं पड़ी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिन रात अपनी आवाज़ से शहर को जगाए रखती हैं और मोटर कार, बाइक शहरों को कभी रुकने नहीं देती। ये शहर ना तो रुकते और ना ही थकते। इनके दूसरी तरफ हमारे गांव शांति को खुद में समेटे हुए हैं। लोगों में एक दूसरे से जुड़ाव देखने को मिलता है। यहाँ सबके पास वक्त है एक दूसरे के लिए। पर सिर्फ शांति, प्यार, मेल मिलाप से जिंदगियाँ चलती तो इन शहरों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कौन पूछता। सच तो यही है कि गांव कितनी भी शांति दे, पर पेट की भूख तो उस शांति को निगल ही जाती है और उसी शोरगुल वाली दुनिया में जाकर 2 जून की रोटी मिलती है। इसलिए ही हमारे गांव के जीतन, मनमुट्टा, बृछिया, गोबिया, रंजितवा और भी गांव के कुछ लोग पेट की आग को शांत करने के लिए शांति के मंदिर यानी कि अपने गांव रामपुर को छोड़कर चले गए। उस ना रुकती ना थमती शहर दिल्ली में। और आज हम शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी। 2 जून की रोटी नसीब ना थी और होती भी कहाँ से। काम तो था ही नहीं हमारे पास, ना ज़मीन और ना जायदाद। तो आखिरी फैसला यही किया कि हम भी दिल्ली शहर चलेंगे। वही मैं और मेरी जोरू बिजूरिया कुछ काम कर लेंगे। हमारा दोस्त जतिन भी वहीं दिल्ली के एक बड़ी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था। उसी ने हमसे कहा कि आ जाओ तुम यहाँ, हम नौकरी लगवा देंगे। तब से मन था कि दिल्ली ही जाकर कुछ काम करें। बिजूरिया भी खूब जिद की। हमने किसी तरह 2,000 रुपये जमा किए। हमने वहाँ जाने के लिए किसी तरह 2,000 रुपये का प्रबंध करा ताकि जाने में कोई परेशानी ना हो। बस क्या था फिर, जतिनवा का फ़ोन आया। अरे भैया आ जाओ बच्चों को लेके और भौजाई के साथ, तुम्हारी नौकरी की बात कर लिया है हमने।
लगभग 3400 रुपये महीना मिलेंगे और एक छोटा सा रूम भी कंपनी ही देगी। बस क्या था, अंधा क्या चाहता है, 2 आंखें ही ना। मेरे लिए भी ये बहुत था। सो अगले दिन दोपहर 3 बजे की ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैंने तो अकेले कई बार ट्रेन में सफ़र किया था, पर जोरू और बच्चों को लेकर पहली बार दिल्ली जा रहा था। जनरल बोगी में इतनी भीड़ थी कि पैर भी रखना बहुत मुश्किल था। सामान की बोरियां, सूटकेस, बक्स बर्तन की बोरियों के साथ इसमें इंसान भी ठूसे हुए थे। अगर किसी को लघु शंका लगी हो तो आप समझ लो कि 15 मिनट में आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे। मीन्स कि जहाँ पर टॉयलेट है ना, वहाँ पर आप लगभग 15 मिनट में पहुंचोगे, वो भी कई लोगों को चोट पहुंचाकर। इतनी बुरी हालत थी दिल्ली जाने वाली ट्रेन की। मैं वहीं खड़े खड़े सोचने लगा, ये भीड़ तो रोज़ की ही होगी। हर रोज़ इतने लोग ट्रेन से जाते हैं दिल्ली। आखिर दिल्ली कितनी बड़ी है जो इतने लोग वहाँ पर जाते हैं, और बेचारे कैसे रहते होंगे। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरा छोटुआ बोला, बाबूजी पेशाब लगी है। मैंने कहा आजा बेटा करा देता हूँ, पर भीड़ देखकर तो मन घबरा जाता है। मैंने छोटुआ को कंधे पर बिठाया और एक हाथ से उसे पकड़ा और दूसरे हाथ से सीटों का सहारा लेते लेते लोगों के ऊपर से निकलता हुआ आखिरकार बाथरूम पहुंच गया। लोग ट्रेन की गलियों में निर्जीव बोरियों की तरह पड़े हुए थे। छोटुआ को बाथरूम में भेज के मैं यही सोचने लगा, हे भगवान क्या पेट की भूख है जो सजीव को भी निर्जीव बना देती है, सारे दर्द को मिटा देती है। बस बस 2 रोटी की भूख ही तो होती है जो कि इंसान दूसरे इंसान का दर्द भी नहीं देख पाता। यहाँ तक कि कुछ रुपयों के लिए लोगों को जान से मारने के लिए भी बिल्कुल नहीं घबराता। इतने में छोटुआ ने फिर से आवाज़ लगाई, बाबूजी हो गया चलो। आजा छोटुआ, ये कहकर मैंने उसे फिर से कंधे पर उठाकर अपनी सीट पर पहुंचाया। जैसे तैसे भूखे प्यासे हम सब दिल्ली पहुंच गए। अब क्या करें, कैसे अपने दोस्त के पास जाएं, यही उधेड़बुन में थे। फ़ोन तो था नहीं, फ़ोन करके जतिनवा को बुला लें या उससे कुछ पूछ लें, पर जतिनवा का पता हमारे पास था। तो बस बिजूरी और बच्चों का हाथ थामा और स्टेशन से बाहर की ओर चल दिए। जितनी भीड़ ट्रेन में थी उतनी ही भीड़ स्टेशन पर थी। दिल्ली पे तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है। सब दौड़ रहे हैं, कोई कूली है, कोई समोसे बेचने वाला है, तो कोई चाय वाला है, तो कोई कुछ और। सब दौड़ने में लगे हैं। ट्रेन में जाने वालों की उतनी भीड़ है जितनी कि दिल्ली के आने वालों की। अब तो ये सब रोज़ ही देखना था। सो हम बस स्टैंड पहुँचे। वहाँ से हमें संगम विहार जाना था। वहीं पर तो हमारा दोस्त जतिनवा रहता था। तो हम बस पकड़कर संगम विहार के लिए निकल गए। संगम विहार पहुंचकर बड़ी मुश्किल से जतिनवा का कमरा ढूंढा। आखिरकार मुझे 1 घंटा घूमने के बाद गली के नाके पर ही मेरा दोस्त जतिनवा मिला। हम दोनों गले लगे। उसने अपनी भाभी के पैर छुए और हम सबको लेकर अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर सबने चाय नाश्ता करा। सब बहुत भूखे थे, पर जतिनवा ने सबके लिए खाना बना रखा था। थोड़ी देर में सबने नहा धोकर खाना खाया। खाना खाने के बाद जतिनवा ने बताया कि देख, तेरे काम के लिए मैंने बात कर ली है। कल मेरे साथ चलो और कल से ही काम शुरू कर लो। 2 दिनों में कमरे का भी इंतजाम हो जाएगा। मैं बहुत खुश था और बोला, ठीक है, इसकी भी कहीं लगवा देते। अपनी बिजूरिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे काहे टेंशन लेते हो, पहले खुद तो लग जाओ, ठीक से सेटल हो जाओ, फिर भाभी जी को भी लगवा देंगे। हम दोनों ने हामी भरी और फिर खाना खाना शुरू करा। हम रात को खा पी कर जल्दी सो गए। हम जितनवा छत पर ही सो गए। बिजोरिया और बच्चे कमरे में सोए थे। सुबह काम पर भी जाना था। अगले दिन सुबह सुबह ही 5 बजे जागकर बिजोरिया ने सब खाना बना दिया। हमें पता भी नहीं चला। जतिनवा बोला, अरे भाभी, इन सब की क्या ज़रूरत थी, हम खुद कर लेते। ऐसे क्यों कहते हो देवर जी, हमारा भी तो फ़र्ज़ है कुछ। चलिए आप दोनों तैयार होकर काम पे जाने की तैयारी कर लीजिए।
मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी। भाभी की बात सुनकर हम दोनों भी तैयार होकर अपने अपने टिफिन लेकर फैक्ट्री की ओर चल दिए। 30 मिनट की दूरी पर थी फैक्ट्री। मुझे आज से ही काम पर रख लिया गया था और हमारी मजदूरी भी 4,000 रुपये महीना लग गई थी और कमरे के लिए 500 अलग से। मैं बहुत खुश था, मन लगाकर काम करने लगा। मेरे काम वहाँ सुपरवाइज़र को बहुत अच्छा लगा। उसने जो भी कहा वो सब मैंने कर दिया। शाम को हम दोनों छुट्टी के बाद साथ साथ ही घर आ गए। इसी तरह काम चलने लगा। अब जिंदगी पटरी पर आ गई। मैंने जतिनवा के कमरे के बगल में ही अपना कमरा ले लिया था। बिजुरिया जतिनवा के लिए भी खाना बना दिया करती थी क्योंकि वो यहाँ अकेला था। मेरे दिल्ली आए 1 महीना हो गया था। अब मेरे दिन की ड्यूटी रात में बदल गई थी और मेरे दोस्त की ड्यूटी वहाँ दिन की रह गई थी। जब मैं ड्यूटी जाता तो उसके आने का टाइम हो जाता। एक दिन की बात है, रात की शिफ्ट में मैं काम करने आया, पर आज मशीन में कुछ कमी लग रही थी। मशीन धीरे धीरे चल रही थी। मैंने सुपरवाइज़र को बताया कि मशीन ठीक नहीं चल रही है, तो उसने कहा कि अभी तुम चलाओ, थोड़ी देर में ठीक करवा देता हूँ। तकरीबन 1 बजे मशीन ठीक करने वाला आ गया। उसने मशीन खोल के सब चेक किया, फिर बोला, अरे इसे बनने में लगभग 1 दिन पूरा लग जाएगा। फिर क्या था, सारी मशीनों पर पहले से ही लोग काम कर रहे थे। तो सुपरवाइज़र ने कहा, अगर घर जाना चाहते हो तो चले जाओ, आज की तुम्हें पूरी तनख्वाह मिल जाएगी और यहाँ रहना चाहते हो तो रह लो। मैंने सोचा कि घर ही चल लेता हूँ, आराम से सो लूँगा। यहाँ तो इतना शोर है, क्या करूँगा यहाँ रहकर, खामखा परेशान हो जाऊँगा। ये सोचकर मैंने गेट पास लिया और घर की तरफ चला गया। लगभग 2 बजे मैं फैक्ट्री से निकला। सड़कें एकदम खाली थीं। लगभग 1-2 गाड़ियाँ चल रही थीं। कहीं कहीं सड़क की लाइट ख़राब थी। वहाँ बहुत अंधेरा था। यूं ही चलते चलते अभी कुछ आगे निकला हूँगा कि आगे की सड़क एकदम खाली पड़ी थी। एक तरफ किसी फैक्ट्री की ऊंची दीवार और दूसरी तरफ एक तालाब जिसमें कीचड़ ही कीचड़ थी। उसमें से हमेशा गंदी बदबू आती थी। उस तालाब के थोड़ा करीब पहुंचा तो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि तालाब के पीछे कोई कॉलोनी बसी है, वहीं पर बच्चा रो रहा होगा। ये आम बात है, बच्चे अक्सर भूख से रात में उठकर रोने लगते हैं। मैं इस आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ गया, पर जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते वैसे वैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ होती जाती। अब मुझे डर का एहसास होने लगा। जैसे ही मैंने तालाब के आधे हिस्से को पार किया होऊंगा कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ अब तालाब के गंदे पानी से आने लगी। आगे का रास्ता और भी डरावना और सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ जांगले झाड़ियाँ थी। उस सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं वापस फैक्ट्री जाने का निश्चय किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, फैक्ट्री की तरफ को उस तालाब से कुछ निकला और हंसते हुए बोलने लगा, कहाँ जा रहा है? आ, मेरे पास आ। तेज तेज बहसने लगा। मैंने बिना पीछे मुड़े हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए फैक्ट्री की तरफ भागने लगा। तभी चिल्लाते हुए उस छलावे ने कहा, आज तो तू बच गया। मैं जैसे तैसे फैक्ट्री पहुंचा और सुबह तक फैक्ट्री में ही रहा। इस हादसे के बाद मैं कभी भी अकेले आधी रात को घर नहीं आया। सुबह होने पर ही फैक्ट्री से घर के लिए निकलता था। ये बात मैंने जितिनवा को भी बताया। उसने कहा कि 20 साल पहले एक बच्चे की लाश इस तालाब से मिली थी, इसलिए यहाँ की ऐसी कहानियाँ कई लोगों ने सुनी हैं। आधी रात को यहाँ से जाना ठीक नहीं है।